नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल जियोपॉलिटिकल फैक्ट में। और आज हम काफ़ी लंबे समय बाद हम आपके साथ मिल रहे हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारे ऐसी खबर के साथ जो पिछले काफ़ी लगभग 40-45 दिनों से चल रही है। पूरी दुनिया की नज़र उस पर बनी हुई है। हालांकि उससे पहले एक इंसिडेंट और चल रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन की। वो अभी निपटा नहीं है, लेकिन उसमें उसके साथ ही साथ दुनिया में एक और दूसरी और लड़ाई शुरू हो गई है। हालांकि ये दो देशों की लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी उससे हम कम भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से जाने जा रही हैं, लोग मर रहे हैं वहाँ पे, बच्चे बिना माँ बाप के हो रहे हैं इसी वजह से। और जितनी शायद इंसानियत का कत्ल लड़ाइयों में होता उतना कहीं और नहीं होता। और ये एक लड़ाई जिस पे हम इज़राइल और हमास के लड़ाई की बात इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखना ये चाहते हैं कि इसका शुरुआत जो हो रही है इज़राइल और फ़िलिस्तीन की, उसमें सबसे मेन कारण क्या है। सबसे मेन कारण जो है वो साथियों ये है कि जो इनका अभी का संघर्ष नहीं है। ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये आज का नहीं है। ये जब से इज़राइल बना है उस वक्त का ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और अरब देशों को सबसे उनको लगता था, क्योंकि अरब के सिखों को लगता है कि ये ज़मीनें हमारी हैं, ये भूमध्य सागर से लेके और हिंदुस्तान तक की ज़मीन सारी की सारी जो है वो अरबों की है। अफ़गानिस्तान से लेके, या फिर यूँ कहें कि हिंदू कुश पर्वत जो जिस जहाँ तक हम हिंदुस्तान मानते हैं, उससे आगे की साइड, या फिर जो कटक नदी है, सॉरी अटक नदी है, अटक है कटक मेरे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन जो हिंदू कुश पर्वत से निकलती है उससे उस साइड का एरिया जो है वो ये मानते हैं कि अरबों की है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो झगड़े की विवाद है वो ब्रिटेन ने पैदा किया। जो आज हालात जो भारत और पाकिस्तान के चल रहे हैं वही हालात फिलिस्तीन और इजराइल के चल रहे हैं दोस्तों, पूरी दुनिया में। लेकिन हुआ ये कि जब भी ब्रिटेन ने, या फिर दुनिया की महाशक्ति जो भी वर्ल्ड वॉर टू के पहले और वर्ल्ड वॉर वन के बाद में जो भी पावरफुल कंट्रीज थी, अमेरिका कहें, ब्रिटेन कहें, रशिया कहें, हाँ हालांकि रशिया देशों को तोड़ना इतना शायद काम नहीं किया होगा जितना अमेरिका और ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान या उसके लगभग पहले और बाद में दुनिया के देशों को धर्म के नाम पे तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की। भारत पाकिस्तान तोड़ दिया, इजराइल हमास को बना दिया, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जिनके आपस में झगड़े चल रहे हैं। अमेरिका का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा। तो इस चीज़ को हम लंबे वक्त से लगभग शायद, और इजराइल और फिलिस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट तो ऐसी है कि लगभग हम जब से पैदा हुए तब से हम देखते हैं। हाइफा की लड़ाई अगर हमें आपने अगर सुनी हो तो, अपने जोधपुर की सेना जिसने टर्की की सेना को दौड़ा दौड़ा के पीटा था, वो सब लड़ाइयाँ जब इजराइल बना था उस टाइम की हैं साथियों। लेकिन अभी जो पिछले 40-45 दिनों में के बाद जो है 6 डे वॉर जो आपने सुनी होगी, जैसे कि इजराइल अकेले ने 6 दिन में अरब कंट्रीज़ को हरा दिया था। ये 6-7 मुल्क थे जिसमें 3-4 डायरेक्ट लड़ रहे थे, बाकी इनडायरेक्टली उनकी हेल्प कर रहे थे। तो ऐसी लड़ाइयाँ इन इजराइल के साथ चलती रही हैं। अच्छा साथियों, हम बात कर रहे हैं अभी जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और हमास, इसकी वास्तविकता क्या है, और हम इसमें क्या जो है भारत की रणनीति क्या चल रही है और क्या हो सकती है और क्या होनी चाहिए, इस तीनों चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं साथियों। और दुनिया पे इसमें झगड़े से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके क्या फ़ायदे किसको हो रहे हैं, नुकसान किसको हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, ये लड़ाई जब शुरू हुई थी तब सबसे पहले जब फिलिस्तीन का और हमास, फिलिस्तीन नहीं है सॉरी, हमास जो है वो फिलिस्तीन में एक संगठन है। आप पार्टी कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कह सकते हैं इसको। इराक और जो अदर ओआईसी कंट्रीज़, तो सबका तो नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन इराक, लेबनान और सीरिया जैसी कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे इनका ऑफिसेस हैं, कतर
हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम जो है वो उनका आता है, क्योंकि वहाँ पे इनके ऑफिसेस हैं हमास के, इनके पार्टी के बड़े बड़े, इनकी यहाँ पे मीटिंग्स होती है बड़े बड़े आतंकवादियों की, टेररिस्ट की। तो हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये ओआईसी कंट्रीज या फिर मदद कर रहे हैं इन लोगों की, इनका इतना बड़ा हो पाना या फिर एक छोटे से ग्रुप का इतना बड़ा हमला कर पाना इम्पॉसिबल था। लेकिन अगर किसी देश की सरकार कर रही है ये सब कुछ, तो कोई भी कर सकता है। जैसे कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने हाईलाइट किया, सब कुछ दिया, हथियार दिया, पैसा दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसके बनाए प्लान के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, अमेरिका पे ही अटैक करवा दिया, तो उन्होंने उनको निपटा दिया। अब यही काम जो है वो हमास के लोग कर रहे हैं। ओआईसी कंट्रीज जो हैं, ईरान और इराक जैसे कंट्रीज जो हमास को पैसे दे रहे हैं, गोला बारूद दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, और ख़ासकर अभी लेबनान में एक हिजबुल्ला संगठन जो चल रहा है उसको उकसाने की जो हमने पिछले दिनों में बात सुनी थी कि हमास और हिजबुल्ला के बीच दोस्ती हो गई है। और आपने ये भी सुना होगा कि भारतीय फौज वहाँ पे है। हालांकि भारतीय फौज जो है वो भारत ने नहीं भेजी है, वो यूएन की जो शांति सेना है वो है कि अगर इजराइल लेबनान पे हमला करता है, हिजबुल्लाह के लोगों पे हमला करता है, तो वो बॉर्डर को खाली वगैरह करवाने के लिए भेजी गई है दोस्तों। अच्छा, इसमें जो है हमास जो संगठन है ये चाहता है कि हमें जो इनका एक समझौता हुआ था इसराइल का समझौता, जो टू स्टेट नेशन है जिसको यूएन भी मानता है, और ये कट्टर सुन्नी मुस्लिम संगठन है दोस्तों। इन्होंने जो है इस संगठन ने गाजा पट्टी पे अपना कब्जा जमाया हुआ था, जो अभी आज की डेट में अगर हम यूँ कहें या फिर कल की डेट में कहें, जो इसराइल के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा, कंडेम किया है कि हमने गाजा से हमास का कंट्रोल ख़त्म कर दिया है। ये होना ही था, ये तय था कि इसराइल जो है वो हमास को निपटा देगा। ये बिल्कुल तय बात थी दोस्तों। इसराइल के पास जितनी मदद दुनिया भर से आ रही है उतनी हमास के पास नहीं आ रही है। इसराइल जो कर सकता है वो हमास नहीं कर सकता, क्योंकि हमास के पास अनपढ़ लड़के हैं। इसराइल के पास पढ़े लिखे एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग हैं जो गूगल को मेंटेन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को मेंटेन करते हैं। वहाँ की अमेरिका की बड़ी इकोनॉमी जो है वो इसराइल के ऊपर टिकी हुई है, इसराइल के लोगों पर टिकी हुई है। इसराइल को अमेरिका बेवकूफ़ थोड़ी है, अमेरिका पागल थोड़ी है जो कि खामखा अब्दुल्ला के शादी में वो कौन दीवाना, बेगाना दीवाना, अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे ही मुंह उठा के चल पाए, अपने कैरियर भेज दिए क्या भूमध्य सागर में। ऐसा नहीं होता है। अमेरिका की शायद मेरे ख्याल से हो सकता है लगभग 2 ट्रिलियन के आसपास, 2.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, लगभग इतनी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो यहूदियों की वजह से है। और वो भी कुल मिला के 18-20 लोग। मेटा जो है, फेसबुक जो है, वो कौन है? जो आपको दिख रहे हैं वो नहीं है। उनके पास, उनके पीछे पैसा किसका लगा है? उनके फाउंडर जो हैं, गूगल के सीईओ, आपने सुना होगा कि सुंदर पिचाई हैं हमारे भारत के, लेकिन वो गूगल कंपनी किसकी है? सर्च करके देखिएगा आप एक बार कि इतनी बड़ी पूरी दुनिया में आपको लग रहा है कि गूगल नहीं है तो फ़ोन वेस्ट है, आपका मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी सब वेस्ट है। लेकिन पूरी दुनिया, अगर हालांकि आप जिस खबर को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, किसकी वजह से देख रहे हैं? गूगल की वजह से देख रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी, उसका जो कंट्रोल जो है वो इजरायलियों के हाथ में है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका मदद नहीं करेगा? अमेरिका को करनी होगी। इजराइल को जिताने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, अगर अमेरिका को सुपर पावर बने रहना है तो। और ये अमेरिका की कोशिश नहीं है कि हम मदद करेंगे, ये अमेरिका की मजबूरी है कि आपको जाना होगा। जो बाइडेन को कान पकड़ के भेज दिया गया दूसरे दिन कि आप जाओ वहाँ पे, हमारे लोगों का हालचाल पूछ के आओ, वरना यहाँ से हम आपको हिला देंगे, आपके पेड़ के सारे पत्ते गिरा देंगे हम। तो इस वजह से जो बाइडेन जो है वो गया था।
हालांकि अच्छा, हम बात करते हैं फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन में हमास संगठन का आपने नाम बहुत सुना होगा, लेकिन इसके अलावा एक फतह नाम संगठन भी है जो कि टू नेशन थ्योरी को मानता है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि फिलिस्तीन में सारे ही लोग खतरनाक हैं, नहीं नहीं, सारे ही लोग लड़ाई करने पे होगा। आम नागरिक भी हैं, जिनमें वो लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि इजराइल भी रहे, फिलिस्तीन भी रहे, दोनों शांति से रहे। इस तरीके की सोच जो है विचारधारा रखने वाले लोग भी हैं। और उन लोगों का एक संगठन है फतेह नाम से। ये शायद आपने नहीं सुना होगा किसी भी वीडियो में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इस जो उसको हम बात कर रहे हैं, इनमें जो अभी हालिया विवाद चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है कि इजराइल के सैनिकों ने पूर्वी यरूशलेम के हराम अल शरीफ नामक जगह पर स्थित अल हक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया था दोस्तों। अल हक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद विश्व में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अगर ये हमला बिना किसी वजह के किया गया है तो ये बिल्कुल गलत किया गया दोस्तों। किसी भी पवित्र जगह पे किसी की भी हो, हमला करना बिल्कुल नाजायज है। चाहे मंदिर पे हो, चाहे मस्जिद पे हो, चाहे चर्च पे हो, अगर कहीं भी कोई भी हमला करता है तो वो उसको किसी भी तरीके से हम जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, ये रिपोर्ट में ये है कि इसराइल ने जो ये घटना की है इसके विरोध में हमास टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे पहले। मतलब कि उन्होंने ट्रायल किया था। हम बता दें आपको कि 500 रॉकेट दागे थे। 500 रॉकेट में से लगभग 100-150 रॉकेट के आसपास इसराइल में गिरे थे। उनसे इतनी तबाही नहीं हुई थी, लेकिन वो उनका ट्रायल था। ये तैयारी वो काफ़ी दिनों से कर रहे थे, लेकिन जब इसराइल ने ये जो अल हक्सा मस्जिद पे हमला किया, इसके बाद से उनको थोड़ी सी उन्होंने जल्दी की और तेज़ी दिखाते हुए अपने औजारों का इस्तेमाल, वो उन्होंने मौका देखने के लिए वो शायद वेट कर रहे थे कि इसको किस तरीके से काम में लिया जाए। उन्होंने ट्रायल लिया, 500 मिसाइलें दागी, उसमें से 150 सक्सेस हुई। अब उन्होंने दूसरा ट्रायल ये मारा कि, और उनकी मिसाइलें इस तरीके की थी, बिल्कुल हम यूँ कहें कि जुगाड़ मिसाइलें बता सकते हैं हमको, एकदम जुगाड़ तरीके से बनाई हुई। उसमें कोई बहुत ज़्यादा न्यूरो साइंस नहीं है। उसमें सिर्फ इतना ही है था कि वो कोई उन्होंने छोटा मोटा चीनी वगैरह का कुछ मिलाया और नीचे से ऊपर जाने के लिए उसमें ऊपर बारूद रखा हुआ था, वो जाता फट जाता, बस इतना ही काम था उसका। कोई उसको रोकने के लिए सिस्टम नहीं था, कोई उसका नेविगेशन सिस्टम मेरे ख्याल से तो नहीं है। और उसकी रेंज भी इतनी ही थी लगभग लगभग कि इसराइल के अंदर जाके गिर सके बस। लेकिन बड़ी संख्या में होने के बाद, अगर इसराइल का आयरन डोम अगर आपने सुना हो नाम, तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाता है ना। अगर 98% 99% अगर हम किसी की सक्सेस रेट मानते हैं तो उसको क्या मानेंगे आप 100% कि हमारी नज़र में वो वर्ल्ड क्लास जो है, टॉप पे, कि कुछ भी 98% अगर 100 कोई आपके पत्थर मार रहा है, आप 98 उसमें से कैच कर ले रहे हो, तो आप क्या लगेगा, टॉप पे ही हुए ना। इसी वजह से। लेकिन अगर 5,000 मिसाइलों में से 500 गिर रही हैं तो नुकसान कितना होगा, नुकसान भी होगा। 500 मिसाइलें बहुत ज़्यादा होती हैं किसी भी शहर पे गिरने के लिए। इसके बाद इन्होंने काफ़ी जो है ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं था, लेकिन 5,000 मिसाइलें जब एक साथ पड़ती हैं तो नुकसान तो होता है साथियों, चाहे किसी भी चीज़ का हो। आम नागरिक मारे गए, फिर उनके बाद उन्होंने जो पैराग्लाइडिंग करते हुए उनके लोग गए, ये भी बिल्कुल गलत काम था। हमास ने रॉकेट दागे, ठीक है, उन्होंने अपने बदले की कार्रवाई का पूरा जो है बदला लेने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जो है इजरायली नागरिकों की हत्या करना, पैराग्लाइडिंग करके इसराइल के अंदर घुसना और बाइक के थ्रू वहाँ पे जो गाड़ियाँ, आम लोगों को मारना, उनकी गाड़ियाँ छीनना, उनके साथ कोई गलत हरकत करना, ये बच्चों को मारना, ये जो अमानवीय हरकतें हमास ने की हैं, वहाँ पे उनको बंधक बनाया है, तो ये जो है ये एक तरीके का ये लग रहा था कि हम इनको इसराइल को निपटा देंगे। हमास के लोगों को जो ये लग रहा है, क्योंकि उनको पूरी दुनिया से पैसा मिल रहा है। उनके बड़े बड़े गाजा पट्टी को आज इसराइल ने तहस नहस कर दिया, लेकिन ऐसी 10 गाजा पट्टी और बन सकती हैं। इतना पैसा हमास के नेताओं के पास है, पूरी दुनिया से उनके पास पैसा आ रहा है। हर कंट्री आप यूँ कहें कि
ज़्यादा छोड़िए, आप पूरी दुनिया को छोड़िए, ओआईसी कंट्रीज ले लीजिए, तुर्की ले लीजिए, वहाँ से इतना पैसा इनको आ रहा है कि वो 10 गाजा और बना लें ऐसे कैसे। लेकिन उन लोगों ने, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसों के लिए 20 लाख लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। उनको सुरक्षा कौन देगा? यूएन देगा, इजराइल देगा। और इजराइल की तो पॉलिसी यही है ना, इजराइल को तो अगर 6 देशों ने हमला किया था, क्या उखाड़ पाए इजराइल का? 7 देशों ने हमला किया था, क्या उखाड़ पाए? 6 डे वॉर में आपने देखे, उड़ने ही नहीं दिए किसी के प्लेन, फाइटर जेट ही नहीं उड़ पाए इनके एयरपोर्ट से, जो एयरबेस से। तो इनकी तो जो है, और अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी कंट्री, खास करके अगर छोड़ दें ईरान को, ईरान के अलावा कोई भी कंट्री खुल के सामने नहीं आ रहा है। एक लेबनान का जो हिजबुल्ला है, उसके अलावा कोई भी खुल के इनके सामने नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये एक ही लपेटे में है ना, एक कोड़ा मारेंगे सारे के सारे गिर जाएंगे। और इजराइल को आदत है, इजराइल को जीतना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल को पता है, वहाँ के लोगों को, यहूदियों को पता है कि ये जगह अगर हमने कमाई है, उन्होंने उनको अपने बलिदान याद है। सबसे बड़ी बात ये है, जो कौम अपने बलिदान भूल जाती है ना, जो कौम अपने इतिहास भूल जाती है, वो मिट जाती है, वो हार जाती है लड़ाइयाँ। लेकिन जो कौमें अपने बलिदान को, अपने इतिहास को याद रखती है ना, वो कभी कोई जंग नहीं हारती। और इजराइल को याद है कि हिटलर ने क्या हालत करी थी, 60 लाख लोगों को एक झटके में मार दिया था। वो नहीं भूलेंगे इस बात को, उनको जीतना पड़ेगा। पूरी यूएन में बिल्कुल निंदा हुई कि इजराइल ने 20 लाख लोगों को बेघर कर दिया। इजरायलियों ने कहा कि उस वक्त कहाँ थे जब आप हिटलर मार रहा था? मैं, आप अभी जो नेतागिरी दिखा रहे हैं, आप उस वक्त कहाँ था जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया था? या फिर उस वक्त कहाँ थे जब अरब के लोग थे, वो फिलिस्तीन में जब यहूदियों पे अत्याचार कर रहे थे? पूरी दुनिया में घूम घूम के देखा है। इजराइल, अगर भारत, आप यूं देखें ना, भारत के संबंध में आप देखें कि इजराइल, अगर भारत इजराइल के खिलाफ भी बोल देता है तो भी इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। इजराइल की तरफ से कोई भी एक बंदा चू नहीं करता कि भारत ने ये कैसे बोल दिया इजराइल के खिलाफ। कभी नहीं होता ऐसा अगर भारत कुछ भी करता है। क्यों? क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया में जब यहूदियों को काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, उनको भगाया जा रहा था, दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा था, नंगा करके पीटा जा रहा था, उस टाइम पे जब पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क था यहूदियों को शरण देने वाला, वो भारत था। उनको पता है कि भारत शांति प्रिय मुल्क है, भारत न्याय की तरफ बात करता है, भारत अन्याय की बात कभी नहीं करता। भारत की कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। भारत फिलिस्तीन का भी समर्थन करता है, इजराइल का भी समर्थन करता है कि दोनों देश रहने चाहिए। क्यों कौन सा मिट जाए भाई? जीने का सबको बराबर अधिकार है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं हो सकता कि फिलिस्तीन जो है, या फिर हमास जो है, या फिर कुछ लोग जो हैं, कोई एक गैंग मिलके, कोई ग्रुप मिलके, कोई संगठन मिलके किसी भी देश को उड़ा दे। ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और इन लोगों ने तो, बेवकूफ़ों ने उन लोगों से पंगा ले लिया जिन्होंने 6 देशों को घुटने पे टेका दिया। इजराइल ने ताकत नहीं लगाई, इजराइल मजाक मजाक में खेल रहा था। अभी पहले लोग कह रहे थे कि निपट जाएगा, 2 दिन में लड़ाई हो जाएगी, 1000 लोग मार दिए, छाती पीट रहे थे अपनी। 10,000 लोग मार दिए इजराइल ने, और मार दिए बिल्कुल। और जब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी मारता रहेगा। और कोई डेटा किसी को, अगर किसी को देना है तो दे दीजिए, यूएन में दे दीजिए। और अगर उससे आगे यूएन से भी बड़ी कोई संस्था आपके पास तो उसको दे दीजिए। ओआईसी ने क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ पाए। हम निंदा करते हैं बस, कर दीजिए ना निंदा। निंदा तो आप रशिया की भी कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के डंडा किया हुआ है उसने, और कितने सालों से किया हुआ है। यूक्रेन 50 साल पीछे चला गया। उखाड़ पाए कुछ आप रशिया का? इजराइल का उखाड़ पाएंगे? अगर इजराइल को कोई एक टच भी करता है ना, अगर इजराइल का कोई नाखून भी उखाड़ता है तो पूरी दुनिया हिलती है। इजराइल के ऊपर अगर आज आपने, हमास ने बंदी बनाए हैं साथियों, इजराइल के 200-250 लोग, जो 240 बता रहे हैं, कुछ एक छोड़ दिए हैं, लगभग 40-50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन ये बार्गेनिंग जो कर रहे हैं, इजराइल नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। ये जब तक जिन्होंने बंदी बनाया है, अगर माफ़ी मांग लें, इनको छोड़ दें और इजरायलियों के पैरों में गिर जाएं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हो सकता है वो माफ़ कर दें। लेकिन ये जो बार्गेनिंग हमास के टेररिस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी इजराइल के लोग नहीं सुनेंगे। उनकी आंखों में खून तैरता हुआ देखा है लोगों ने। जो नेतन्याहू है,
आप स्पीच देते टाइम शुरू में जब पहले और दूसरे दिन उसने जो स्पीच दी थी उसकी आंखों में देखिएगा, वो स्पीच दोबारा सुनिए और देखिए उसकी आंखों में कैसे खून निकल रहा है। उसकी पहले की फोटोज देखिए, एकदम जूम करके उसकी आंखों में देखिए, और उसके बाद जब हमास ने टेररिस्ट वो अटैक किया था इसराइल पे, उसके बाद की आप देखिए। हो सकता है कोई भी कारण हो सकता हो उसकी आंखों में मच्छर पड़ गया हो, लेकिन इतनी आंखें लाल कभी नहीं देखी कोर्स है। आंखें लाल होने का मतलब क्या होता है कि किसी को छोड़ा नहीं जाए। और वो तो खुल के कह रहे हैं भाई, इसराइल के खिलाफ अगर कोई कुत्ता भी भौंक रहा है तो उसको भी मार दिया जाएगा, बेजुबान बोल के बख्शा नहीं जाएगा। और इन्होंने तो पूरी की पूरी कौम पे हमला कर दिया, तो ये कैसे बख्शे जाएंगे? इनकी हालत खराब हो जाएगी। हमास के टेररिस्ट, हमास पूरा ग्रुप, हमास का नामो निशान मिटा देंगे इसराइली, अगर ये ओआईसी कंट्रीज और ईरान और इराक और ये हिजबुल्लाह लेबनान वगैरह को लग रहा है, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया को, कि हम ये कर देंगे, उखाड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, तुम बहुत पहले पिछड़ चुके हो इनसे। अच्छा साथियों, इसमें इस संघर्ष के बीच में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इजराइल क्या चाहता है और फिलिस्तीन क्या चाहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इजराइल के पक्ष की। तो इजराइल जो है वो पूरे के पूरे यरूशलेम पर केवल इजराइल अपना कंट्रोल चाहता है। पूरे यरूशलेम पे इजराइल का कंट्रोल होना चाहिए किसी भी कीमत पे। और जितने भी ओआईसी कंट्रीज हैं, या फिर यूँ कहें कि उसके भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र में या फिर उसके आसपास में जितने भी कंट्रीज हैं जो उसको मान्यता नहीं देती, वो उसको मान्यता दें। लेकिन इसमें राष्ट्रवादी लोग जो यरूशलेम को जल्दी से जल्दी इजराइल की मुख्य राजधानी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यरूशलेम विशेष रूप से पूर्वी यरूशलेम यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही धर्म के लोगों के लिए पवित्र स्थान है। इजराइल, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष के प्रमुख कारणों में ये एक धार्मिक कारण भी उतर रहा है। ये रिपोर्ट है दोस्तों, ये हमारी टीम ने तैयार करी है। इसमें ये है कि इजराइल और हमास का जो संघर्ष है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको धार्मिक तरीके से लग सकता है, और है बिल्कुल धार्मिक तरीके। अगर फिलिस्तीन में भी यहूदी होते, इजराइल में भी यहूदी होते, तो फिलिस्तीन और इजराइल आज एक ही मुल्क होता। दो मुल्क नहीं होते कि फिलिस्तीन अलग झगड़ा चल रहा है, नहीं नहीं नहीं। लेकिन इसमें जो है वो धार्मिक संघर्ष के कारण ही तो इजराइल अलग बना था। लेकिन इनकी जो यरूशलेम है, यरूशलेम इनका सबका पवित्र जगह यही है, इनकी पवित्र जगह यही है। और इस पे तीनों यही चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल हो, हमारा कंट्रोल हो, हमारा कंट्रोल हो। अब इसमें यही हो सकता है, या तो तीनों लीडर बैठ के बात करें कि इसको अपना अपना एरिया, ये आपका एरिया है, ये आपका है, तीन में, या फिर इसको एकदम बिल्कुल फ्री छोड़ दो, ये तीनों के लिए, इसमें तुम्हारे लोग भी जाएंगे, तुम्हारे भी जाएंगे और हमारे भी जाएंगे। ये एरिया इस तरीके से रहेगा, ये तुम्हारा गेट है, ये इनका गेट है, ये हमारा गेट है। लेकिन इस संघर्ष में इजराइल और फिलिस्तीन का जो ये संघर्ष चल रहा है, इसमें अगर हम सलीके से देखें तो पूरी दुनिया के लिए ही हम यूँ मान लेते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका जो सबसे बड़ा मुल्क है, यूँ कहें चाइना है, भारत है, रशिया है, तो पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूरोप ने इसराइल को बनाया है, तो इसलिए वो बिल्कुल पूरी तरीके से इसराइल के समर्थन में है। लेकिन यूँ देखें, हम एशिया की तरफ देखें तो पूरे एशिया के लगभग, चाइना के भी लगभग, भारत की भी, ये दो बड़े मुल्क देखने में सामने आते हैं। बाकी पाकिस्तान जो है वो लंबे समय से कर रहा है हमास की तरफदारी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि बड़ी राजनीतिक अस्थिरता इससे पैदा हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो निभा कौन सकता है, कौन ये रोल अदा कर सकता है? ये रोल अदा कर सकता है भारत, क्योंकि भारत के फिलिस्तीन से भी अच्छे रिश्ते हैं, भारत के इजराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं। रूस और यूक्रेन में जो हुआ था वही यहाँ भी होगा, क्योंकि भारत में रशिया से भी अच्छे रिश्ते हैं, भारत के यूक्रेन से भी अच्छे रिश्ते हैं, भारत के इजराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं, भारत के हमास से फिलिस्तीन से भी अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन भारत के हमास से रिश्ते नहीं है, क्योंकि हमास इज़ नॉट अ कंट्री। हमास कोई देश नहीं है, हमास ग्रुप है। ग्रुप से
सरकार जो है, भारत की सरकार जो है, वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, हमास को नहीं। और इसी वजह से भारत इजराइल के समर्थन में है। अब खबर तो आप लगातार देख ही रहे हैं साथियों, लेकिन अभी हमारी अब तक के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे और आप अपनी एजुकेशन के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन के लिए हमने कमेंट बॉक्स में सारी की सारी डिटेल वीडियो शुरू से लेके एंड तक, सॉरी वीडियो नहीं, कंटेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। आप इसको अपने एग्ज़ाम के लिए भी तैयार कर सकते हैं। आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए वह आप यूज़ कर सकते हैं। वो ज़्यादा नॉलेज के लिए आप कंटेंट पढ़ें जो कि कमेंट बॉक्स में डाल दिया गया है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे मिलेंगे बहुत जल्द आपके साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।